भले ही आतंकवाद शब्द सुनते ही आज इस्लामिक आतंकवादी और जिहादियों का नाम जहन में आता हो, लेकिन एक वक्त वो भी था जब पंजाब भी आतंकवाद की आग में जल रहा था। पंजाब प्रांत में भी खालिस्तान की मांग सिर उठा रही थी और इसमें कोई शक नहीं कि उनके इस मांग को उन विदेशी ताकतों की भी शह मिल रही थी जो भारत को खंड खंड होते देखना चाहते थे। पंजाब में आतंकवाद का एक सबसे बड़ा चेहरा बनकर जो शख्स उभरा वो था जनरल सिंह भिंडरावाला, जिसने न केवल पंजाब सरकार बल्कि केंद्र सरकार के सामने भी अच्छी खासी चुनौती खड़ी कर दी थी। धर्म की आड़ लेकर वो ऐसी जगह जा छिपा जहां से उसे निकालना संभव नहीं था। हमारे आज की वीडियो में आखिर तक हमारे साथ रहिए। आइए जानते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार की पूरी कहानी। परंपरागत सिख धर्म में निरंकारी पंथ को मान्यता नहीं मिल पाई थी। अप्रैल 1980 में निरंकारी पंथ के मुखिया बाबा गुरबचन सिंह की हत्या हो जाती है और इस हत्या का आरोप लगता है सिख धर्म में ग्रंथी रहे जनरल सिंह भिंडरावाले के अनुयायियों पर। 9 सितंबर 1981 में लुधियाना में एक अखबार के संपादक और हिंदू नेता लाला जगत नारायण की हत्या हो गई। इस हत्याकांड में भी भिंडरावाले के आदमियों का नाम आया। निरंकारी पंथ के विरोध के साथ साथ भिंडरावाले के मन में हिंदू विरोध की आग में जलने लगी। भिंडरावाले ने लाला जगत नारायण की हत्या को सही ठहराया था। पुलिस ने उससे पूछताछ करनी चाहिए तो उसने बड़े ही ड्रामेटिक तरीके से पुलिस को डील किया। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची तो उसके समर्थकों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें पुलिस को गोली चलानी पड़ी। कई लोग मारे गए। तत्कालीन गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह ने भिंडरावाले को लाला जगत नारायण की हत्या वाले मामले में दोषी नहीं माना और भिंडरावाले को रिहा कर दिया गया। यहाँ से पंजाब में आतंकवाद का जो भयानक सिलसिला शुरू हुआ वो लगभग एक दशक तक चलता रहा और 25,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। साल 1978 तक अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को मानने के लिए केंद्र पर दबाव बनाना शुरू किया। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में तमाम बातें वही थी जो सिखों के 10वें गुरु के द्वारा अपनाई गई थी। इस प्रस्ताव को सिखों की सबसे बड़ी मांग के तौर पर प्रचारित किया जा रहा था। धरने प्रदर्शन का लंबा सिलसिला शुरू हुआ। सिखों को विशेष दर्जा दिए जाने के साथ साथ चंडीगढ़ पर पंजाब का एकाधिकार, दूसरे राज्यों में आने वाली पंजाब की जमीन पंजाब को देने जैसी दूसरी मांगों को लेकर अकाली दल ने जो मुहिम शुरू की थी। साल 1981 आते आते ये तमाम मुद्दे भिंडरावाले ने हथिया ली। पंजाब के फरीदकोट जिले के रोड़े गांव में भिंडरावाले का जन्म हुआ। इसके नाम के आगे जनरल लगाने के पीछे भी काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है और वो ये कि भिंडरावाले के 2 भाई फौज में थे और परिवार के लोग चाहते थे कि ये भी फौज में आ जाएं, मगर ये फौज में तो नहीं जा पाया। अलबत्ता इसके नाम के आगे जनरल जरूर लगा दिया गया, जो कि फौज की टॉप रैंक जनरल का बिगड़ा हुआ रूप था। अमृतसर से 35 किलोमीटर दूर मेहता टकसाल के मुखिया के तौर पर काम करते हुए भिंडरावाले ने खुद को एक नेता के तौर पर मानना शुरू कर दिया। इस स्वयंभू नेता के साथ वो लोग जुड़ते चले गए जो हथियार बंद अभियान में इंटरेस्ट रखते थे। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि भिंडरावाले को कांग्रेस ने ही प्रमोट किया, जिससे क्यों पंजाब में अकालियों का मुकाबला कर सके। 1980 के पंजाब चुनाव में अकालियों की हार हुई। इनके नेता हरचरण सिंह लोंगोवाल को लगा कि धर्म के साथ राजनीति का तालमेल बढ़िया रहेगा, इसलिए उन्होंने भिंडरावाले से हाथ मिला लिया और 4 अगस्त 1982 को धर्म युद्ध की घोषणा की। अपने समर्थक अमरीक सिंह की रिहाई की मांग को लेकर भिंडरावाले ने खुद को अकालियों के साथ जोड़ लिया। इसके साथ ही राजनीति में तो आ गया था, लेकिन पंजाब में आतंकवाद बढ़ने लगा। खुफिया सूत्रों का कहना था कि स्वर्ण मंदिर में हथियारों की सप्लाई होने लगी। उस दौर में तत्कालीन गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह और पंजाब के मुख्यमंत्री दरबार सिंह के बीच दुश्मनी भी पंजाब को आतंकवाद की आग में झोंक रही थी। आतंकवादियों ने पंजाब के मुख्यमंत्री पर भी हमला किया और दूसरी आतंकवादी घटनाएं बढ़ने लगी। 23 अप्रैल 1983 को पंजाब पुलिस के डीआईजी एएस अटवाल जब स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने गए तो आतंकवादियों ने उन्हें गोली मार दी। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसने न केवल पंजाब बल्कि पूरे देश की तस्वीर बदल कर रख दी। इसके परिणाम ने देश की कम्युनल हार्मोनी को कुछ ऐसे जख्म दिए जिनके निशान हमेशा बने रहेंगे। अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को सबसे सुरक्षित गढ़ के रूप में उसने तैयार कर लिया था। पूजा पाठ और धार्मिक श्रद्धा लेकर लोग इस जगह पर जाते थे। अपने गुरु, अपने इष्ट और ईश्वर को याद करते हुए वहां मत्था टेकते थे, लेकिन उस जगह को हथियार बंद आतंकवादियों ने अपने किले के तौर पर इस्तेमाल किया। 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी होती है। यह ऑपरेशन बेसिकली अमृतसर स्वर्ण मंदिर से अलगाववादियों को हटाने और उस जगह को खाली कराने का अभियान था, जो बीते 3 सालों से वहां पर डेरा जमा कर बैठे थे। उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के आदेश पर भारतीय सेना के द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया।
3 जून से लेकर 8 जून 1984 तक चले इस अभियान में सफलता का दारोमदार इस बात पर निर्भर था किसकी तैयारी कितनी पुख्ता थी। आज इस ऑपरेशन को 35 साल हो चुके हैं। भिंडरावाले ने हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे को पूरी तरह से अपना अड्डा बना लिया था। साल 1984 के शुरुआती दिनों में स्पेशल ग्रुप के एक यूनिट में सेना के 6 अधिकारी के साथ इजरायली कमांडो फोर्स सायरत मतकल के सीक्रेट अड्डे पर पहुंचाया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार की पृष्ठभूमि उसी समय शुरू हो गई थी जब साल 1981 में अमृतसर में सिखों के सबसे पवित्र गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर में भिंडरावाले ने अपना डेरा जमा लिया। अपने हथियार बंद साथियों के साथ उसने गुरुद्वारे को अपने छिपने की जगह बना लिया, क्योंकि उसे इस बात का गुमान था कि गुरुद्वारे में सिक्योरिटी फोर्सेस कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन इसी साल पंजाब और असम में आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए और कई सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए स्पेशल ग्रुप यानी SC नाम से एक अलग से यूनिट तैयार की गई थी। 1982 में डायरेक्टर जनरल सिक्योरिटी ने प्रोजेक्ट सनरे शुरू किया था। सेना की 10वीं पैरा स्पेशल फोर्सेस के कर्नल रैंक के अधिकारी के साथ 50 अधिकारियों और सैनिकों की एक टुकड़ी को तैयार करने का काम सौंपा गया। इस टुकड़ी में शामिल किए गए सभी सोल्जर भारतीय थे। इस प्रकार कमांडो कंपनी 55, 56 और 57 को तैयार किया गया। इसी टुकड़ी को स्पेशल ग्रुप का नाम दिया गया और रॉ के प्रमुख के अंडर में ये टुकड़ी काम करने लगी। इस स्पेशल ग्रुप को ऑपरेशन सनडाउन के लिए तैयार किया गया था। साल 1983 में जनरल सिंह भिंडरावाले ने हरमिंदर साहिब को पूरी तरह से अपना अड्डा बना लिया। इस साल के शुरुआती दिनों में स्पेशल ग्रुप की एक छोटी और सीक्रेट यूनिट के 6 अधिकारियों को इजरायली कमांडो फोर्स सायरत मतकल के गुप्त ठिकाने पर पहुंचाया गया। ये अड्डा टेल अवीव के पास मौजूद था। इन सैन्य अधिकारियों को सड़क इमारतों और गाड़ियों के बनाए गए मॉडलों के बीच आतंकवाद से लड़ने की विशेष ट्रेनिंग दी गई, जो 22 दिनों की थी। फरवरी 1984 में स्पेशल ग्रुप के सदस्य श्रद्धालुओं और पत्रकारों के वेश में स्वर्ण मंदिर में घुस गए और वहां के आसपास का सारा नक्शा देख लिया। इसके बाद अप्रैल 1984 में डायरेक्टर जनरल सिक्योरिटी ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को स्वर्ण मंदिर में कार्यवाही करने के गुप्त मिशन के बारे में बताया, जो लगभग सैन्य हमले के जैसा ही था। उनके अनुसार ऑपरेशन सनडाउन बेसिकली झपट्टा मारकर दबोचने वाली कार्यवाही है। कमांडो हेलीकॉप्टर में सवार होकर स्वर्ण मंदिर के करीब आएंगे, फिर वो सभी स्वर्ण मंदिर के पास गुरु नानक निवास गेस्ट हाउस में उतरेंगे और भिंडरावाले को उठा लिया जाएगा। ये सारी कार्यवाही रात 12 बजे के बाद होनी थी, क्योंकि ये वो समय होगा जब भिंडरावाले और उसके साथियों को इस ऑपरेशन की उम्मीद ही भी नहीं होगी। लेकिन इस ऑपरेशन में सिविल कैजुअलिटी होने की पॉसिबिलिटी थी, इसलिए इंदिरा गांधी ने इस ऑपरेशन की अनुमति नहीं दी। इस प्रकार ऑपरेशन सनडाउन रद्द हो गया। इसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार की तैयारी शुरू हुई। ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत 1 जून 1984 को सीआरपीएफ और बीएसएफ ने गुरु रामदास लंगर परिसर में फायरिंग शुरू की। ये फायरिंग सेना के आदेश से हो रही थी और इस फायरिंग में 8 लोग मारे गए। इसके बाद 2 जून 1984 को भारत की सेना ने पंजाब के इंटरनेशनल बॉर्डर को सील कर दिया। पंजाब के गांव में आर्मी की 7वीं डिवीजन तैनात कर दी गई। रात होते होते मीडिया और प्रेस की कवरेज को भी रोक दिया गया। पंजाब में रेल और रोड पर यातायात को बंद कर दिया गया। हवाई सेवाएं रोक दी गई। इतना ही नहीं, बिजली और पानी की सप्लाई भी रोक दी गई। विदेशी और एनआरआई के आने पर भी पाबंदी लगा दी गई। 3 जून 1983 को पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस गश्त लगाने लगी। मंदिर परिसर में आने के जाने के रास्ते सील कर दिए गए। जनरल सिंह भिंडरावाले का एक सैनिक सलाहकार था, शाबेग सिंह, जिसने इस एरिया में जबरदस्त किलेबंदी कर रखी थी। 4 जून 1984 को भारतीय सेना ने शाबेग सिंह की किलेबंदी को खत्म करने की कार्रवाई शुरू की। सबसे पहले बमबारी शुरू की गई। ऐतिहासिक रूप से इंपॉर्टेंस रखने वाली रामगढ़िया बंगा पर इसमें लगभग 100 लोगों की मृत्यु हुई। एसपीजी के प्रमुख गुरुचरण सिंह तोहरा को भिंडरावाले से बातचीत करने के लिए उसके पास भेजा गया और इसी के चलते गोलीबारी रोक दी गई। हालांकि तोगड़ा भिंडरावाले से जो बातचीत करने गए थे उसका कोई नतीजा नहीं निकला। बातचीत के बेनतीजा होने पर एक बार फिर फायरिंग शुरू हुई। 5 जून की सुबह हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे के परिसर में भी गोलियां चलने लगी। सेना की 9वीं डिवीजन ने अकाल तख्त पर सामने से हमला किया। रात में 10:30 बजे काले कपड़े पहने 20 कमांडो चुपचाप स्वर्ण मंदिर में घुसे। उन्होंने नाइट विजन चश्मा, M1 स्टील का हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। उनके पास कुछ MP5 सब मशीन गन और AK-47 राइफल थी। उस समय स्पेशल ग्रुप कमांडो कंपनी भारत में इकलौती ऐसी कंपनी थी जिसे कंजेस्टेड प्लेस में भी लड़ने का अभ्यास कराया गया था। हर कमांडो अपने आप में शार्प शूटर था। गोताखोरी और पैराशूट के जरिए हवाई जहाज से छलांग मारने में माहिर था। इसके साथ ही 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो मार्च कर सकता था। उनमें से कुछ सैनिकों ने गैस मास्क पहन रखे थे। इसके अलावा कुछ सैनिकों ने आंसू गैस सी एक्स गैस के गोले छोड़ने के लिए गैस वाली गन भी ले रखी थी।
इसके बाद फाइनली 6 जून 1984 की सुबह 4 बजे के आसपास 3 विकर वियजंत टैंकों को तैनात किया गया। इन टैंकों में अकाल तख्त की दीवारें उड़ी थी और इसके लिए उन्होंने 105 मिलीमीटर का गोला इस्तेमाल किया। इसके बाद उग्रवादियों की धरपकड़ का काम शुरू हुआ। पैदल सैनिक और कमांडो ने उग्रवादियों को एक एक करके पकड़ना शुरू किया। सुबह 6 बजे तक डिफेंस मिनिस्टर केपी सिंह ने आर.के. धवन के निवास पर फोन किया और ऑपरेशन की कामयाबी का मैसेज इंदिरा गांधी तक पहुंचाने के लिए कहा। 7 जून 1984 को सेना ने बेसिकली हरमिंदर साहिब के पूरे परिसर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 8 जून 1984 को तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने स्वर्ण मंदिर का दौरा किया। 10 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार पूरी तरह से सफल और खत्म माना गया, लेकिन इस घटना से सिख समाज के लोगों के मन में इंदिरा गांधी के प्रति बदले का भाव जागृत हो गया। इसके बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को उनके ही 2 सिख एक अंगरक्षकों ने गोली मारकर शहीद कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी ऑपरेशन ब्लू स्टार की पूरी कहानी। वीडियो आपको पसंद आया तो इस पर अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।